सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर और चैप्टर का नाम है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं मैं। वही 4 क्वेश्चन आज और 2 क्वेश्चन जहां तक है, मतलब टोटल जो है इसमें 6 क्वेश्चन है और आज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होंगे। ओके, so we are going to start our question number 1. What is the meaning of balance of payment? Okay, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है एंड इट्स स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, आज की क्लास आप लोग ध्यान से खत्म करना, क्योंकि आज की क्लास में से ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इससे रिलेटेड। चलिए, तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन एंड इट्स स्ट्रक्चर। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखो, जैसे ये इंडिया है, सपोज करो दिस इज आवर इंडिया। तो इंडिया जो है वो दुनिया के लगभग हर देश के साथ व्यापार करती है। इंडिया जो है वो दुनिया के लगभग हर देश के साथ व्यापार करता है, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे यूएसए हो। दुनिया के लगभग हर देश के साथ हम सामान खरीदते भी हैं और उनको सामान बेचते भी हैं। तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जहां पर ये सब कुछ रिकॉर्ड होता हो? क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हो? यस बेटा, उसी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो इट इज द, पूरा आंसर लिख के दिखा रहा हूं कैसे 4 नंबर में लिखेंगे। इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, systematic record of all economic transactions, economic मतलब financial, of all economic transactions between a country, between a country and rest of the world, and rest of the world। तो कैसा 4 नंबर में इतना काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। It is the systematic record of all economic transactions between a country and rest of the world. Here we follow, here we follow double entry system. यहां पर हम बेटा कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। Here we follow double entry system. What is the meaning of double entry system? Whenever there will be inflow of dollar, whenever inflow of फॉरेन करेंसी, तो बेटा जब भी हमें इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, यानी कि जब भी मैं कोई माल एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरी इनकम है। और इनकम को हमेशा किस साइड लिखा जाता है बेटा? क्रेडिट साइड। तो याद रखना, जब भी आप माल बेचोगे तो पैसा आएगा, जो कि इनकम है, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। और जब भी पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा कब? आउटफ्लो डॉलर। तो बेटा पैसा जाएगा कब? पैसा जाएगा जब भी आप क्या करोगे? जब भी आप इंपोर्ट करोगे। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा जाएगा, यानी कि वो हमारा खर्चा है। और आप सबको पता है हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन। किसी को कोई डाउट? फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता दिया बेटा। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री दूसरे देशों के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पर रिकॉर्ड होते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यहां पर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो वो हमारी इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर पैसा जा रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट साइड लिखेंगे। ओके,
बताइए फटाफट, थम्स अप। ओके, डन। अब बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर रट लिया, हालांकि मैं समझाऊंगा पूरा, समझ के भी करना, लेकिन अगर तुमने ये एक दो बार लिख के तैयार कर लिया, ये समझो 90% चैप्टर हो गया और 90% तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में बेटा केवल ये चार्ट है, इस चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो आपने अगर ये चार्ट खत्म कर लिया तो समझो पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पीओ। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर की मैं बात करने वाला हूं अब आपसे। तो देखिए, शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है करंट अकाउंट, ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। सर डिफरेंस क्या है? देखो, एक देश बेटा बहुत सारी चीजें खरीदता या बेचता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली बेसिस पर खरीदी जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार खरीदी या बेची जाती हैं। तो याद रखना, करंट अकाउंट में वो सारे आइटम आते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर मतलब जो डेली बेसिस पर खरीदे या बेचे जाते हैं, वो करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में आते हैं बेटा नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम। जितने भी आइटम कभी कभार खरीदे या बेचे जाते हैं, वो नॉन रिकरिंग में आते हैं और वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। सर समझ में नहीं आया? देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, तीन चीजें करंट अकाउंट में आती हैं: गुड्स, सर्विस और वन साइडेड पेमेंट या डोनेशन या ट्रांसफर्स। इज दैट क्लियर? ये तीन चीजें ऐसी हैं जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से डेली बेसिस पर मांगता है, खरीदता है, बेचता है। तो करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, याद रखना। गुड्स का ट्रांजैक्शन, आप इस देश से दूसरे देश में गुड्स कितने बेच रहे हो या खरीद रहे हो, सर्विस कितनी बेच रहे हो या खरीद रहे हो, या डोनेशन, ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा डोनेशन, या वन साइडेड पेमेंट कितने ले रहे हो या दे रहे हो। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड असेट्स या लाइबिलिटीज। तो असेट्स या लाइबिलिटीज का जब भी ट्रांजैक्शन होगा, ओके, फिक्स्ड असेट्स, असेट्स में भी कौन सी बेटा, फिक्स्ड असेट्स का जब भी ट्रांजैक्शन होगा या लाइबिलिटीज का जब भी ट्रांजैक्शन होगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद याद रखना, जितने भी आइटम मूवेबल होते हैं, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो जाए, वो करंट अकाउंट में आते हैं। और जितने भी इमूवेबल होते हैं, जैसे आपने कार खरीदी, तो कार तो मूवेबल है, तो करंट अकाउंट में आएगी। लेकिन आपने अमेरिका में जमीन खरीदी, तो वो इमूवेबल है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। इज दैट क्लियर? इसलिए ये तो हुआ हमारा बेसिक सा डिफरेंस। अब समझना, अब करंट अकाउंट को हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? करंट अकाउंट को हम करते हैं दो पार्ट में डिवाइड। एक होता है बेटा विजिबल ट्रेड, एक होता है बेटा विजिबल ट्रेड, और एक होता है बेटा इनविजिबल ट्रेड। एक होता है विजिबल ट्रेड और एक होता है बेटा इनविजिबल ट्रेड। पहले मैं करंट अकाउंट को खत्म कर रहा हूं, है ना, फिर कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। एक होता है बेटा विजिबल ट्रेड और एक होता है बेटा इनविजिबल ट्रेड। ओके, क्या डिफरेंस है भाई विजिबल और इनविजिबल में? अरे भाई, मैं तीन आइटम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गुड्स, सर्विस और ट्रांसफर। इन तीनों में जो विजिबल है वो विजिबल में आएगा, और इन तीनों में जो इनविजिबल है वो इनविजिबल में आएगा। तो बच्चा भी बता देगा कि सर गुड्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। यानी कि विजिबल में, पहली बात तो विजिबल का एक नाम और होता है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इसको मर्केंडाइज भी बोलते हैं, है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, मर्केंडाइज भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम बेटा इसी के होते हैं। तो इसमें क्या आता है? इसमें सिंपल आता है गुड्स। इसमें क्या आता है बेटा? गुड्स आता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स का,
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या आप इंपोर्ट करोगे गुड्स का, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा? वो करंट अकाउंट के विजिबल में रिकॉर्ड होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बस अंतर ये होगा कि एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। एक सेकेंड, हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और इंपोर्ट जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो ये बात हो गई हमारी गुड्स की। अब अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? सर्विसेज की। तो सर्विसेज कितने सर्विस जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? ऑब्वियसली इनविजिबल में। तो बेटा सर्विस, सर्विस और आपके ट्रांसफर्स, ट्रांसफर मतलब डोनेशन, ये दोनों आपके रिकॉर्ड होंगे इनविजिबल में। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा इधर करंट अकाउंट। ओके, अब सर्विस या तो मैं दूंगा, या तो मैं सर्विस दूंगा बाहर वालों को, या फिर उनसे सर्विस लूंगा। तो जब भी मैं बाहर सर्विस दूंगा तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट, क्योंकि सर्विस देने पे पैसा आएगा। मान लो मैंने अमेरिका के किसी बच्चे को पढ़ाया, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट? भाई मैंने इसको सर्विस दी, तो इसने मुझे पैसा दिया, तो पैसा आया, इसलिए क्रेडिट। और अगर मैं सर्विस लूंगा तो वो कहलाएगा डेबिट। ऐसे ही डोनेशन, ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा डोनेशन। अगर आपने डोनेशन दिया तो पैसा जाएगा, इसलिए डेबिट, और आपने डोनेशन लिया तो पैसा आएगा, इसलिए क्रेडिट। बताइए फटाफट, कोई दिक्कत बेटा? बोलिए, पूरे करंट अकाउंट में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, करंट अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और पहले इसको बना लेना, तब जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजने वाला हूं वो क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करना है ना बेटा। मैं अभी आपको क्वेश्चन भेजूंगा, जब तक हम ये सबका तैयारी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग इस टॉपिक को आज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूं। आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन आगे होंगे, अभी नहीं, जब मैं आप लोगों को बोलूं तब करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अभी नहीं, जब क्वेश्चंस आप मैं बोलूं तब करना है। अभी हम फोकस करेंगे कैपिटल अकाउंट पे। ओके, क्वेश्चंस आगे होंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा कैपिटल। और मैं बता रहा हूं, जो मैंने तुम्हें अभी ये क्वेश्चन भेजे है ना, इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट पे। चलिए, और इस चार्ट को पहले 2 बार बना लेना, चीजें समझ लेना, तब करने बैठना है ना। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बेटा सबसे पहले आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है बेटा आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ओके, चौथे नंबर पे आता है बेटा आपका एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स। और लास्ट बेटा 5वें नंबर पे आता है आपका बैंकिंग कैपिटल। ये 5 चीजें आती हैं किसमें? कैपिटल अकाउंट पे। ओके, इन सब में ध्यान से समझना, एक कॉमन चीज है वो मैं आपको बता दूं, कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने जमीन खरीदी या उन्होंने, जब भी आप जमीन खरीदोगे बेचोगे, जब भी आप शेयर खरीदोगे या बेचोगे, वो सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएगा। अगर आपने खरीदा तो उसे बोलेंगे टू अब्रॉड, तो पैसा गया, इसलिए डेबिट।
अगर उन्होंने मेरे यहाँ ये खरीदा लैंड या शेयर, तो वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, वो होगा क्रेडिट। बोरोइंग, बोरोइंग तो आप सबको पता है बेटा क्या होती है, उधार लेना या देना। अगर आपने दिया टू अब्रॉड तो वही डेबिट, और आपने उधार लिया यानी कि फ्रॉम अब्रॉड आपने बोरोइंग ली है तो उसे बोलेंगे क्रेडिट, वो जाएगा क्रेडिट क्योंकि पैसा आ रहा है। ये भी क्रेडिट है बेटा, ये भी क्रेडिट है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मतलब छोटे समय के लिए व्यापार के लिए आपने लोन लिया किसी से बाहर से, तो आपने अगर दिया टू अब्रॉड तो डेबिट, और आपने उधार लिया फ्रॉम अब्रॉड दैट विल बी क्रेडिट। ओके। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब होता है रहने वाले बाहर के लेकिन पैसा यहां जमा कर देते हैं। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब समझो, इंडिया जब स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो अगर आप बाहर की बैंकों में अपना पैसा जमा कर रहे हो टू अब्रॉड तो डेबिट, और वो लोग हमारे यहाँ अपना पैसा जमा कर रहे हैं यानी कि फ्रॉम अब्रॉड तो क्रेडिट। ऐसे बैंकिंग कैपिटल, हमारी बैंक उनको पैसा दे रही है या उनकी बैंक हमें पैसा दे रही है, तो टू अब्रॉड तो डेबिट और फ्रॉम अब्रॉड तो क्रेडिट। दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैं तुम्हें बता रहा हूं 98% चांस है जो मैंने आपको अभी 3 फोटोज भेजे हैं, क्वेश्चन उनमें से ही आएगा, ये कंफर्म है। ये ध्यान रखना जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ ये किस में आएगा, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट में अगर कोई चीज आ रही है तो आप उसका रीजन क्या लिखोगे। करंट अकाउंट में आ रही है तो आप उसका रीजन लिखोगे रिकरिंग नेचर, कैपिटल अकाउंट में आ रही है तो आप उसका रीजन लिखोगे नॉन रिकरिंग नेचर, ये रीजन है। अगर कोई चीज डेबिट में आ रही है, अगर कोई चीज डेबिट में आ रही है तो और उसका रीजन पूछा है तो आप लिखोगे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ये रीजन है। अगर कोई चीज डेबिट में आ रही है और आपसे पूछा क्यों आ रही है तो आप लिखोगे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। और अगर कोई चीज क्रेडिट में आ रही है तो आप उसका रीजन क्या लिखोगे बेटा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगा उन क्वेश्चंस को जो मैंने अभी तुमको दिए हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं पॉज कर रहा हूं, 1 सेकंड दो बस, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहीं पॉज कर रहा हूं और पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। जो टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया है उसी के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और सब लोग बताना, देखना सबके सही है या गलत है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमको बताना है कि करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा, और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, केवल ये मत बता के आ जाना कि करंट अकाउंट में आएगा कैपिटल अकाउंट में आएगा, साथ ही साथ ये जरूर बताना क्यों आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया जब भी आपसे करंट अकाउंट का रीजन पूछा जाए, कोई चीज करंट अकाउंट में आ रही है तो एक ही रीजन है बेटा, वो रिकरिंग नेचर है। उसका नेचर जो है वो रिकरिंग नेचर है। या अगर तुम्हें और बढ़ाना है तो बता देना कि वो गुड्स है या वो सर्विस है या वो ट्रांसफर है। क्लियर? जब भी कोई चीज कैपिटल अकाउंट में आ रही है तो उसका रीजन हमें लिखना है कि साहब ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर है या असेट्स है या लायबिलिटी है। लेकिन मेन जो रीजन होता है वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो शेयर क्या होता है बेटा, शेयर होती है असेट्स। तो इसका मतलब ये किस साइड आएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। सब लोग अपने अपने आंसर्स को मैच कर लेना, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। अच्छा, आपसे अगर मैं इसी में ये पूछूं कि कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, तो बेटा डेबिट साइड, क्योंकि आपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है। रिलायंस इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे हैं तो पैसा गया। इसके बाद इंपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स, अब कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स तो बेटा क्या हुए, गुड्स हुए। तो गुड्स हमेशा कहाँ आता है, गुड्स हमेशा करंट अकाउंट में आता है। तो विजिबल के करंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगा और ये भी डेबिट साइड होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। ओके।
बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब है उधार, यानी कि नॉन रिकरिंग, यानी कि लायबिलिटी, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में या डेबिट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने उधार चुकाया, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा लेकिन डेबिट में, कैपिटल अकाउंट में आएगा लेकिन डेबिट में। ओके। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव इन अमेरिका, तो बेटा ये ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर कहां आते हैं? इनविजिबल में। इनविजिबल में कहां? करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में आएगा और वो भी क्रेडिट साइड। ओके। परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, तो बेटा जमीन खरीदी, नॉन रिकरिंग, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और खरीदी है इसलिए किस साइड पैसा जाएगा? तो डेबिट साइड। शिपिंग सर्विस बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, तो सर्विस बेटा क्या हो गई? इनविजिबल, तो करंट अकाउंट में आएगा, और सर्विस दी है इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। सही है सबके? वेरी गुड। रीजन मैंने आपको अभी अभी बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास में बोल रहा हूं, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा इनमें से एक क्वेश्चन। चलिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम एज विजिबल और इनविजिबल। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो बेटा विजिबल आइटम। अब बच्चे इसको इनविजिबल लिख देते हैं, सर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो इनविजिबल नहीं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जा तो सीडी में रहा होगा ना, तो सीडी, पेन ड्राइव जो होती है, पेन ड्राइव वगैरह जो होती है, इन सब में ही तो जाएगा, तो विजिबल में आएगा बेटा। अब विजिबल के डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में। ओके। इंपोर्ट ऑफ एलसीडी स्क्रीन, तो ये भी गुड्स है बेटा, ये भी विजिबल में आएगा। विजिबल के डेबिट या क्रेडिट? तो बेटा डेबिट में आएगा। बैंकिंग सर्विस टू एनआरआई, इनविजिबल में आएगा क्योंकि सर्विस है। अब इनविजिबल के डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि हमने उनको दी है। एक्सपोर्ट ऑफ टी टू थाईलैंड, टी विजिबल में आएगा और विजिबल के क्रेडिट में आएगा। ओके। कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ टीसीएस, बेटा इनविजिबल में आएगा और इनविजिबल के क्रेडिट में आएगा। ओके। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? याद रखना, जब भी विजिबल आइटम का रीजन लिखोगे तो आप लिखोगे कि साहब वो गुड्स है, और जब भी इनविजिबल का आप रीजन लिखोगे तो रीजन में लिखोगे सर वो सर्विस है या फिर वो ट्रांसफर है, ये आप रीजन लिखोगे। ओके। सबके सही है? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि पहली चीज तो आपको ये बतानी है कि क्रेडिट साइड आएगा या डेबिट साइड आएगा। दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि करंट अकाउंट में आएगा और कैपिटल अकाउंट में आएगा, और फिर आपको रीजन देना है। तो देखो, डेबिट का रीजन क्या लिखते हैं हम? इन आउटफ्लो ऑफ डॉलर या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी कोई चीज डेबिट में आ रही है तो उसका रीजन होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी कोई चीज क्रेडिट में आ रही है, क्रेडिट में, उसका रीजन होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ये रीजन है, ठीक है। जब भी कोई चीज करंट अकाउंट में आ रही है, उसका रीजन होता है रिकरिंग आइटम, रिकरिंग नेचर, या फिर आप गुड्स भी लिख सकते हो, उसका रीजन के साथ ये गुड्स है, या फिर आप सर्विस भी लिख सकते हो, ये तीनों लिख सकते हो, या ट्रांसफर भी लिख सकते हो। जब भी कोई चीज कैपिटल अकाउंट में आ रही है तो उसका रीजन हम लिखते हैं नॉन रिकरिंग आइटम है, ये मैं दोबारा रिपीट कर दिया है पूरा, या आप लिखोगे ये फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स, नॉट ओनली असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, या फिर ये लायबिलिटी है। ये रीजंस लिखेंगे हम, ठीक है। तो आप रीजंस अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एक ही बात है, क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ड्यू टू बेटर रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इंडिया ने अपने यहाँ बिजनेस करना बहुत आसान बना दिया है, जिससे बाहर की बहुत सारी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव अब्रॉड, रिलेटिव को भेजा है, तो डेबिट ऑफ इनविजिबल्स, डेबिट ऑफ इनविजिबल, और इनविजिबल कहां आता है बेटा? करंट अकाउंट में।
इंपोर्ट ऑफ मशीन, अब देखो ये फिक्स्ड असेट्स नहीं है, इसलिए डेबिट ऑफ विजिबल्स, हम गुड्स मानेंगे इसको जब तक फिक्स्ड असेट्स नहीं बोलेगा। मूवेबल है बेटा ये, कहां, करेंट अकाउंट में आएगा। क्लियर। आफ्टर दिस, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, क्रेडिट, किसका क्रेडिट, इनविजिबल का, ट्रांसफर है बेटा ये, इंटरेस्ट जो मिली है वो ट्रांसफर में आएगी हमारे में। ओके, कहां पर, करंट अकाउंट में। जितने भी वन साइडेड पेमेंट होते हैं वो सब ट्रांसफर में आते हैं, करंट अकाउंट में आएगा बेटा, क्रेडिट में। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन, डेबिट, विजिबल और बेटा करंट अकाउंट में आएगा। ओके, आफ्टर दिस इंडिया गेव $3 बिलियन लोन, तो डेबिट दिया है, ओके, और कैपिटल अकाउंट में आएगा। चलिए अब बताइए, हुए बेटा सारे क्वेश्चन, सॉल्व हुए। अगर आप टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो बिना किसी प्रॉब्लम के टॉपिक सॉल्व होंगे बेटा, बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, अब ये तुम्हारे सारे सही होंगे। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज को एक बार पढ़ो, पीछे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को छोड़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 2 चैप्टर हमने इस वीक में खत्म किए, 15 तारीख तक हम लोग पूरी मैक्रो खत्म करके आएंगे, जब ऑफलाइन बैच में वापस आएंगे तब तक। ठीक है, ताकि मैं केवल उस टाइम पे तुम्हारे डाउट्स ले सकूं और मैं तुम्हारे सैंपल पेपर्स करा सकूं। ठीक है, इसलिए सारा सिलेबस अभी खत्म कर लो तुम। हाँ, एक सेकंड बेटा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर तुम्हारे डाउट्स लेता हूं। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग कल अपलोड करेंगे, तो यूट्यूब पे जितने भी हैं सब लोग प्लीज वेट करिएगा। एक